इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी काबिल शख्सियत से करवा रहे हैं जो एक मशहूर मुसन्निफ हैं, शायर हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं और इन सब से बढ़कर आप एक कैंसर सर्वाइवर है जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को शिकस्त देकर अज़्म और हौसले की एक आला मिसाल कायम की है, जिनकी तहरीरों में सच्चाई है, मज़बूत सोच है जो पढ़ने वालों को जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने का और अपने ख्वाबों को पूरा करने का यकीन दिलाती हैं। कि जब आपको पहली मर्तबा ये पता चला कि आपको कैंसर है तो आपकी ज़हनी और जज्बाती कैफियत क्या थी? तो ये आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी खासी थी, कोई बिल्कुल अच्छी थी। मैं आप सोचिए बैंगलोर हम आ चुके थे जी। और मैं 8-10 किलोमीटर में चलता था जी जी। बिल्कुल फिट था, डांस वांस सब चल रहा था, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप्स, मैं बहुत ही बिजी भी था और जिंदगी को बहुत एंजॉय कर रहा था। फिर ऐसे कुछ लगा कि पेट में हमें कॉन्स्टिपेशन टाइप कुछ इश्यूज थे, तो हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कुछ पिल्स दिए, टैबलेट्स दिए, कैप्सूल्स दिए, हमने लिए। फिर उन्होंने कहा था कि 14 दिन के बाद हमको रिपोर्ट कीजिए। तो 13वें दिन स्टूल में 2 चम्मच खून नजर आया। जब हम थोड़ा घबरा गए और फिर टेस्ट वेस्ट किए और बायोप्सी हुई, कोलोनोस्कोपी हुई। इसके अलावा तो कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरा फोटोग्राफ्स भी देखेंगी, वीडियोस भी देखेंगी, बिल्कुल आपको 1% भी नहीं लगेगा कि इस इंसान इस गिरफ्त में है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के गिरफ्त में है। तो 29 नवंबर 2021 की बात है, 12 बजे मैं और मेरी खूबसूरत बेगम और मेरे बच्चे हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के सामने बैठे हुए थे। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने पढ़ना शुरू किया, जैसे कि 1970 में जो दूरदर्शन के वेदर रिपोर्ट होती थी ना, मौसम का हाल बिल्कुल फ्लैट तरीके से बताते थे, उसी तरह उन्होंने बिल्कुल फ्लैट तरीके से बताया, रविंद्र कुमार जी आपको कोलोन कैंसर है, स्टेज 2B। फिर उन्होंने सर्जरी की बात की, कीमोथेरेपी की, रेडिएशन की। आपको कैसे लगा जब आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। फिर लड़खड़ाते हुए हम गए फोर्टिस हॉस्पिटल की कैंटीन में और मैं वहां फट पड़ा। जी। मैंने कहा कि मैंने कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया और मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तैराक हूँ और किसी तरह का कोई ऐब नहीं है। फिर इस खतरनाक बीमारी ने मुझे कैसे गिरफ्त में लिया? और आक्रोश था, क्रोध था, गुस्सा था और आंसू भी थे। और तब मैंने देखा कि मेरे सामने जो मेरी फैमिली है और सबिहा जी, मुझे जिंदगी में अगर कुछ मायने रखता है मेरी जिंदगी में, वो मेरी फैमिली है। फैमिली कम्स फर्स्ट। और मेरे जितने भी आज तक डिसीजंस हुए हैं मेरी फैमिली को मद्देनजर रखते हुए हैं, चाहे वो करियर के डिसीजन है, कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे टाइम बिताना है, सब कुछ फैमिली। और मैंने देखा मेरी फैमिली जैसे वो झुलस गए हैं, एक क्रम्पल से हो गए और ऐसा लग रहा था कि वो मेरी मौत मेरी आंखों में देख रहे हैं। हाँ जी। उस लम्हे मैंने तय कर लिया कि मैं ये नहीं कर सकता उनके साथ। ये उनकी गलती नहीं है कि मुझे कैंसर हुआ है, तो मैं उनको ऐसी बड़ी सजा क्या दे रहा हूँ। एज अ राइटर, स्टोरी टेलर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, मुझे कहानी को बदलनी पड़ेगी, मुझे अपनी खुद स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी और उस स्क्रिप्ट को जीना पड़ेगा और उस स्क्रिप्ट को चाहना पड़ेगा। जी। ओ माशाल्लाह, बहुत तो और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जो बचपन था बहुत ही केओटिक था। मैंने 15 साल की एज में मैंने सुसाइड कोशिश की थी, खुदकुशी करने की। मेरे वालिद ने मुझे बचा लिया। क्यों करने की कोशिश की थी, क्या वजह थी? कई चीजें थी, घर में भी थोड़े से टेंशन करता था मेरे वालिद और वालिदा के बीच में। और मैं स्कॉलरशिप होल्डर था, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। लेकिन क्लास 9 में मेरी सिस्टर की शादी तय हुई थी और हम लोग बनिया हैं, तो एक बहुत लंबी चौड़ी सेरेमनीज होती है, लगाई, सगाई, बुझाई, पिटाई, धुलाई। अगर मैं मजाक ना करूँ तो सीरियसली करीब 1.5 महीना मेरा उसमें चला गया। अब आप सोचिए क्लास 9 में 1.5 महीना चला जाएगा। उसके बाद मुझे डबल अटैक हुआ मलेरिया का। तो मैं स्कॉलरशिप होल्डर, क्लास में नंबर 1 आने वाला,
अव्वल आने वाला, मैं एक यूनिट टेस्ट में फेल हुआ। कोई बड़ी बात नहीं थी, जी। लेकिन मेरे जैसे बहुत ही सेंसिटिव आदमी के लिए, सेंसिटिव सॉरी लड़के के लिए ये ऐसे लगा कि जैसे आसमान गिर पड़ा मेरे ऊपर। और अब जैसे बच्चे भी होते उन्होंने चिढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसका भी सदमा था, घर की भी हालत ऐसी थी। तब मैंने खुदकुशी अटेम्प्ट की, मेरे वालिद ने बचा लिया। उसके 1 साल बाद मेरी वालिदा घर छोड़ के चली गई हमको। जी हाँ। तो इसका भी बहुत बुरा धक्का लगा। जी। लेकिन मेरे लिए मेरे वालिद थे, मेरे वालिद के लिए मैं था, और हमने स्ट्रगल करके वो जो दौर थे हमने पार कर लिए। जिंदगी के सबसे जो तकलीफ जो वाले दौर थे हमने पार कर लिए। और मुझे कई बीमारियां रही हैं, मुझे जैसे ब्रिटल डायबिटीज है, तो उसमें क्या है कि शुगर लेवल करीब 45-46 रहेगा सवेरे, और 12 घंटे के बाद 512 513। अच्छा एकदम। तो मैं इंसुलिन पंप लगाए हुए हूँ अभी भी। जी हाँ, समझ रहे हो। और एक है साइलेंट थायराइडाइटिस, जिसमें थायराइड लेवल्स भी बहुत एक्सट्रीम में रहते हैं। हाँ, जी। और 2016 में एक हिमेंजियोमा करके एक बीमारी हुई थी, जहाँ एक ग्रोथ हो रही थी एक पॉलिप में मेरे। जी। तो ये जो वॉइस बॉक्स रहता है ना हम लोग का, वो दब रहा था, और मेरी आवाज करीब जा रही थी। जी। तो मेरी बेगम तो बड़ी खुश थी कि भाई जो 27 साल उन्होंने नहीं किया मुझे चुप करने की कोशिश, वो अब कामयाब हो रही थी। लेकिन सीरियसली वो बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। और मुझे राउरकेला से हैदराबाद ले जाया गया और एक सर्जरी परफॉर्म की गई। लकीली सर्जरी कामयाब रही, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। बीच में कोविड और ये भी हुआ मुझे, ट्यूबरकुलोसिस। आपने बहुत कुछ सहा है। और फिर ये कैंसर। तो इस सब मुश्किलात के दौरान मेरा एक ही फॉर्मूला रहा है, मैनेजिंग एवरी ट्यूमर विद ह्यूमर। और मैंने सोचा कि अब जो मैं जिंदगी की सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हूँ, इस समय भी मेरा यही फॉर्मूला होना चाहिए। जी हाँ, नहीं तो मेरा बचना नामुमकिन है। तो मैं उसी सवाल की तरफ आज आ रही थी। रामेंद्र साहब, आप ये बताइए कि कैंसर के सफर के दौरान आपकी जिंदगी यानी आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी क्रिएटिव लाइफ को कैसे मुतासिर किया, क्रिएटिविटी तो देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरा जो दौर था कैंसर का, मुझे 3 सेप्टिक शॉक हुए। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी एक सेप्टिक शॉक की सिर्फ 30% है। जी। तो 30 बार मैं गया, मौत के दरवाजे पर मैंने दस्तक की, और फिर वापस लौट के आया। जी। 3 बार डॉक्टर्स ने कहा कि अभी कोई चांस नहीं है। हाँ जी। इसी को क्या कीमोथेरेपी भी कहते हैं? नहीं, इसको सेप्टिक शॉक कहते हैं। अच्छा। जी। फिर मेरी कीमोथेरेपी हुई जी, 4 सर्जरीज हुई। और कीमोथेरेपी 1-2 राउंड नहीं, 10 राउंड, 5 राउंड रेडिएशन के। सर्जरीज भी मेजर सर्जरीज 7-8 घंटे की। हाँ जी। और 40 दिन मैं आईसीयू में था। अब लोग 2-3 दिन आईसीयू में रहकर ही उनकी हालत खराब हो जाती है। 40 दिन आईसीयू में, मतलब आप जैसे कि हर दिन ऐसा था कि मेरी फैमिली मुझे सवेरे देख रही है, और उनको कोई यकीन नहीं कि शाम में जब वो आएंगे मुझसे मिलने, मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। ये यहाँ बेंगलोर में हुआ? बेंगलोर में फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ। 40 दिन मैं उस दौर से गुजरा जब मेरी फैमिली को यह लग रहा था कि शायद बचेंगे या नहीं। जी हाँ। अच्छा। तो इस दौर जब ये बीमारी मुझे जैसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि पूरे ट्रीटमेंट के दौरान आपकी तख्लीकी सलाहियतों को और आपकी जो भी आप लिखते थे तहरीरों का क्या अमल दखल रहा, तो क्या किरदार रहा उनका? देखिए, उस दौरान भी आप लिखते रहे? हाँ, 29 नवंबर को जब मुझे पता चला, दिसंबर 1 से मेरी सर्जरी शुरू हुई जी। तो दिसंबर 2 तारीख को मैंने कहा कि मैं फेसबुक पे पोस्ट करूंगा। तो मेरी बेगम ने कहा कि क्यों ये सब करते हो, ये बहुत ही प्राइवेट चीज है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने जब अच्छी चीज है अपनी, मेरी सफलताएं और मेरी जो कामयाबियां हैं मैंने जब शेयर की हैं, तो ये जो मुश्किलात का दौरान है तो मैं क्यों नहीं शेयर करूं। तो मेरे लड़के ने कहा कि मम्मी क्यों नहीं, क्यों रोक रही हो। तो मैंने फेसबुक पे शेयर करना शुरू किया, और अमिताभ बच्चन के डायलॉग की पैरोडीज, आज तो बहुत खुश हो गए तुम जिन्होंने दीवार पे कहा था भगवान को देख के, तो आज मैं कैंसर को मैं कह रहा हूँ आज तो बहुत खुश हो गए तुम, इस तरह करके कई मजाक के किस्से, पोएम्स, ये मैंने शेयर करना शुरू किया। रामेंद्र कुमार साहब, ये बताइए मुझे कि दौरान इलाज कैंसर के इलाज के दौरान आपकी तहरीरों ने आपकी सेहतयाबी के अमल में क्या किरदार अदा किया?
तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए कि लोग जो है कैंसर की बीमारी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन आपने इतनी हौसलामंदी के साथ इसका मुकाबला किया, तो आपकी तहरीरों ने इसमें क्या अमल दखल रहा, उनका क्या किरदार अदा किया उन्होंने? तो जब डायग्नोसिस हुई नवंबर 29 को, दिसंबर 1 को मुझे एडमिट किया गया जी, ये कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी शुरू होगी जी जी। तो मैंने कहा कि मैं फेसबुक पर इसका जिक्र करूंगा जी जी। तो मेरी बेगम ने कहा कि क्यों, ये एक बहुत पर्सनल चीज है जी। मैंने कहा जब मैंने अपनी सारी कामयाबियों का जिक्र किया है जी जी, तो अब जब ये दौरान ये मुश्किलात आए हैं तो मैं क्यों चुप रहूं, मैं क्यों नहीं जिक्र करूं जी। और मैं ये जानता हूं कि लोग कैंसर के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि कैंसर शब्द ही लगता है कि मौत है, कैंसर इज इक्वल टू डेथ। मैं उस चीज को तोड़ना चाहता हूँ। ये जो एक डर सा बना हुआ है, एक भय है, एक खौफनाक जो मैं क्या बताता हूँ एटमॉस्फेयर रहता है कैंसर शब्द सुन के ही, एहसास रहता है लोग कि भाई कैंसर है तो मौत है, उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, छोटी छोटी कविताएं और मजेदार किस्से, और अमिताभ बच्चन जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं उनके डायलॉग्स, जैसे वो मंदिर में जाके कहते हैं भगवान से, आज तो बहुत खुश हो गए तुम, तो मैंने कैंसर का एक रिकॉर्डिंग की, मैंने कैंसर को देख के मैं कह रहा हूँ आज तो बहुत खुश हो गए तुम, लेकिन कैंसर मैं हारने वालों में से नहीं हूं, इस तरह करके। तो आपको ये शायद विश्वास भी ना हो, रेडिएशन के बाद जो रेडिएशन के दौर से गुजरते हैं उनका चलना भी मुश्किल होता है। लेकिन मेरी लड़की अंकिता वो जानती थी मुझे डांस बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि पापा क्या हम डांस वीडियो बनाएंगे और एक मैसेज देंगे कि कैंसर होते हुए भी आदमी मस्त रह सकता है, डांस कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। तो हमने एक डांस वीडियो बनाया, 7 ड्रेसेस चेंज किए, और वो गाना था जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, 1980s का सुपरहिट गाना। वीडियो है क्या आपके पास? हाँ, उसका वीडियो भी है। तो वो वीडियो हमने इंस्टा पे डाला और मेरे लड़की ने वो मैसेज दिया कि हम डरेंगे नहीं, हम पूरी हौसले से फाइट करेंगे कैंसर को, मैं और मेरे वालिद और हमारी फैमिली। तो हमारे जो डॉक्टर थे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, उसने सारे प्लेटफॉर्म्स में शेयर किया, और इतना उसका असर हुआ कि लोग ये कहने लगे कि अगर कोई कैंसर से बीमार है तो उसको इस तरह से फाइट करना चाहिए। डॉक्टर्स ने शेयर किया जी। और एक यंग आदमी था, क्या नाम था डॉक्टर साहब का? ये हमारी जो डॉक्टर संदीप नायक जी जी हाँ, तो वो बहुत उन्होंने मुझे एनकरेज किया, फोर्टिस हॉस्पिटल के, तो उन्होंने शेयर किया। तो और ये धीरे धीरे करके मैंने और अपने टॉक्स के लिए भी मुझे लोगों ने बुलाना शुरू किया। इंडियन कैंसर सोसाइटी ने उनकी जो सोशल मीडिया कैंपेन थी हाँ। उसमें उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उसको इनॉग्रेट किया, और इस तरह से एक सिलसिला शुरू हुआ। और कैंसर के फाइट के दौरान भी मैं जितना हो सके मैं लिखता रहा और इंटरव्यूज देता रहा। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब कैंसर का जब मेरी फाइट चल रही थी, 16 अप्रैल 2022 जब पहला सेप्टिक शॉक हुआ, तो डॉक्टर्स ने मेरी फैमिली को बुलाया और कहा कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो आप जिसको भी इतला करना चाहते हैं आप इतला दे दीजिए। तो जब मेरी फैमिली अंदर गई तो मैं आईसीयू में था, मेरे हाथ और पैर फूले हुए थे, फूल गए थे, नीले पड़ रहे थे जी जी, वेंटिलेटर लगा हुआ था जी। मुझे कोई होश नहीं है जी जी, मेरा ब्लड प्रेशर सिर्फ 55 पे था जी। ओहो। और डॉक्टर्स के जितनी भी कोशिशों के बावजूद, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन जो वो जानते थे, उसके बावजूद भी बीपी आगे बढ़ नहीं रहा था जी जी। और ऐसा लग रहा था, डॉक्टर्स ने कहा था कि इसी तरह अगर चलता रहे जी जी तो कुछ ही देर में ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाएगा। उस समय पता नहीं मेरे लड़की के दिमाग में क्या बात आई जी, उसने मेरे माथे पे हाथ रखा और बात करनी शुरू कर दी। अच्छा पापा ये तुम क्या कह रहे हो जी जी, कर रहे हो, तुम ऐसे जा नहीं सकते। तो मेरे लड़के ने कहा कि तुम क्या बोल रही हो, कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वो सुन नहीं सकते तुमको, तुम क्या बोल रही हो जी जी, अकेला छोड़ दो उनको। तो मेरी लड़की ने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे बात करनी है जी। और उसने बात करनी शुरू की। पापा तुम ये नहीं कर सकते, तुमने हमेशा हमसे कहा है
कि लड़ना है जी, जी। हर वक्त हर मौके पर कभी भी हार नहीं माननी है। जी जी जी। और तुम हार मान रहे हो, तुमको याद नहीं तुम्हारा बचपन कितना टफ था, कितनी मुश्किलों का तुमने सामना किया और हर बार तुम्हारी जीत हुई है, और अब तुम हार रहे हो। तुम्हारे कितने फैंस हैं, जी जी, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने चाहने वाले हैं। मैं तुमको कितना चाहती हूँ, मैं तुमको सबसे चाहती हूँ, हम सब तुमको चाहते हैं। बातचीट करना शुरू और तुम ऐसे ही चले जाओगे और आप बिल्कुल बेहोश थे, अनकॉन्शियस थे। बिल्कुल अनकॉन्शियस जी। तुम हमेशा कहते थे कि इट इज द माइंड ओवर द बॉडी। अब तुमको ये प्रूव करना है जी, तुम नहीं जा सकते। और आप विश्वास नहीं करेंगी सबिहा जी, जो 55 के लेवल का बीपी था वो धीरे 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 करके बढ़ता रहा जी। वाह। और जब उन्होंने मेरे बच्चे और मेरी बेगम ने देखा तो उन्होंने भी फिर हौसला अफजाई शुरू की। और जब बढ़ते 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 117 पर पहुंचा, जी हाँ, डॉक्टर जो छोड़ के चले गए थे मुझे आईसीयू में, वो आए और मुझे सर्जरी के ले गए और मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई। जी हाँ। अब ये चीज मुझे जब बाद में पता चली, जब मैंने डॉक्टर से कहा, तो कई लोग तो विश्वास नहीं कर रहे थे, कुछ लोग विश्वास कर रहे थे, लेकिन हमारे जो निमहांस है यहाँ साइकियाट्री का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके फॉर्मर डायरेक्टर ने कहा, रमेन तुम में और तुम्हारी लड़की में कोई कनेक्ट था, कोई एनर्जी थी, कोई ऐसी बात थी जिससे वो तुम्हें मौत के दरवाजे से लेकर वापस आई है। ये डॉक्टर शायद नहीं माने, लेकिन ये फेथ की बात है, फेथ की बात है। जी, और ये अल्लाह मियाँ का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी फैमिली पर, जो तुम आए हो, और तुम्हारी लड़की एक जरिया बन गई अल्लाह मियाँ के कि हाँ के दरवाजे से बस वो दरवाजा बन गई, वो जरिया बन गई, तुमको वापस आए, तो तुम्हारी लड़की एक जरिया बन गई। अब आप सोचिए, मुझे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं बात सुनकर कि फेथ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। बहुत ही ज्यादा हौसलामंदी, एतमाद जो है बहुत ही ज्यादा बिल्कुल अहम चीजें हैं। तो रामन जी ये बताइए कि आज जो मरीज कैंसर से लड़ रहे हैं, तो उनको के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात है सबिहा जी कि आप वर्तमान में रहो। जी। कल की परेशानियां, कल के रिग्रेट्स, अरे मैं ऐसे करता, मैं वैसे करता, उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं आने वाले कल की एंजाइटी, अरे कल ये होगा, ये परेशानी होगी, मैं सबिहा जी के पास इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, इस तरह की परेशानियों का कोई मतलब नहीं है। आज में रहो, आज में। और ये बहुत सारे बड़े लोगों ने भी कहा है कि आज में जीना है। और खासकर सबिहा जी मैं बोलना चाहता हूँ कि कैंसर जो है ना, उसमें अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी। जी जी। कल क्या होगा हम नहीं बोल सकते। अभी मेरा जब पेट स्कैन हुआ अक्टूबर 8 को, तो डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। तो मैंने कहा उसका मतलब क्या है? जी। तो डॉक्टर्स ने कहा हो सकता है कि कैंसर वापस आ गया है। जी जी हाँ। हमको एक टेस्ट करना पड़ेगा, सिग्मोइडोस्कोपी। उसमें 24 घंटे। अच्छा, रिलैप्स भी होता है? हाँ, हो सकता है। बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ रिलैप्स हुआ है। जी जी। तो आप सोचिए कि उन्होंने 8 तारीख को कहा मुझे और 9 तारीख को टेस्ट करना था। 24 घंटे में मैं और मेरी फैमिली 100 बार मर चुके होंगे। क्योंकि अगर कैंसर रिलैप्स होता तो फिर सर्जरी, फिर कीमो, फिर रेडिएशन। अरे अरे अरे, बहुत बड़ा। पर अल्लाह का फजल है कि वो रिलैप्स नहीं था, कुछ हेमोरॉइड्स थे। जी जी हाँ। तो हमने राहत की सांस ली। लेकिन अभी भी, अब जब हमारा नेक्स्ट पेट स्कैन होगा 1 साल के बाद, कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा, कि कैंसर वापस ना आए। लेकिन अगर उसके बारे में मैं सोचता रहूंगा तो ये जो आज का जो पल है, आज के जो सुंदर लम्हे हैं, जी जी हाँ, उनको भी मैं मसल दूंगा। तो मैं सारे कैंसर पेशेंट्स हो या जो भी आप किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि कल की न चिंता रहे, न पुराना रिग्रेट्स रहे, आज में जियो, 100% जियो। मेरे वालिद कहते थे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे भी क्या खाक जिया करते हैं। तो बस आप जिंदा दिल रहो। और दूसरे, आप सीरियस इतने क्यों रहते हैं? अब आप देखिए इंडिया में ही, आप देखिए हिंदुस्तान में ही कितनी चीजें हैं जिसपे आप हंस सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप इतने सीरियस क्यों रहते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक नजदीकी रिश्तेदार हैं, जब उनको पता चला कि मेरे को कैंसर हुआ है और मैं फेसबुक में गया हूँ और मैं डांस भी कर रहा हूँ, मैं लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ, शेर व शायरी भी कर रहा हूँ, पैरोडीज भी कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी बेगम को फोन करके कहा, ये रमेन क्या कर रहा है, क्या पागल हो गया है? जी जी। ये मौत से खिलवाड़ कर रहा है। जी जी। ये कैंसर जैसी
खतरनाक बीमारी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, जी जी, वो इसी तरह करता रहेगा तो टुकड़ों में कट के मरेगा। अरे अरे अरे, इतनी बड़ी बात कही, इतनी बड़ी बात कही। तो मैंने माधवी से कहा, उनको बोलो कि कैंसर हो या कुछ भी हो जी, रमेन अपनी क्रिएटिविटी और ह्यूमर को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे जी, चाहे वो कोलोन कैंसर हो या कुछ भी हो जी, जी, अपनी क्रिएटिविटी और ह्यूमर में वो कोलोन या सेमी कोलोन भी नहीं लगाएंगे। जी जी जी। दूसरी चीज है, 2022 का साल था जी, कि ये साल तो कॉमेडियन का साल है। यूक्रेन में जेलेंस्की है जी, भगवंत मान साहब है पंजाब में जी, और नम्मूरू बैंगलोर में रविंद्र कुमार है जी जी। और तीसरी बात बोलो जी कि रमेन हाँ, दो महान फिलोसफर्स में विश्वास करता है जी जी। 1975 गब्बर सिंह जिन्होंने कहा था जो डर गया समझो मर गया जी। 2022 में और एक बहुत बड़े फिलोसफर आए हैं पुष्पा, जिन्होंने कहा था मैं झुकेगा नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि इसी तरह मस्ती में रहना है, जी, जी, टेंशन नहीं लेना है जी, जी, हाँ। और आप देखिए बड़ी से बड़ी चीज को भी आप जितना उसको इम्पोर्टेंस देंगे, जितना आप खतरनाक मानेंगे, उससे ज्यादा आपको खतरनाक लगेगी और निगल जाएगी। तो रामेंद्र जी आप ये बताइए कि सेहतयाबी के बाद व्हेन यू रिकवर्ड फुली, तो इसके बाद आपकी तहरीरों में कोई नया लहजा या नया पैगाम आया? देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका जी जी। पहले एक तरह से जुनून था जी मेरे अंदर, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, जल्द ही कर लूं, ये सफलता की ये सीढ़ी को मैं माप लूं जी जी। अब वो जुनून एक तरह से सुकून में बदल गया है जी जी, माशाल्लाह कि मैं जानता हूं कि ये जो लाइफ है जी, इट इज नॉट इन लॉन्ग मेमोरीज, इट इज इन स्मॉल मोमेंट्स जी जी। तो हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए और यही सुकून मेरी राइटिंग में भी आ गया है जी जी। हाँ, तो अब एक बहुत ही अहम सवाल मैं पूछना चाहती हूँ रामेंद्र जी आपसे कि आपकी पेशावराना जिंदगी का यानी आपकी तहरीरों में और कैंसर के दौरान जो है आपकी सेहतयाबी के अमल में किस तरह का अमल दखल रहा, यानी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी कैंसर के लिए? देखिए मैं आपको बहुत ज्यादा छुट्टियां लेनी पड़ी होंगी। नहीं, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। हाँ, अच्छा हाँ जी। तो बस मेरा जो भी था मेरा जो राइटिंग है, स्टोरी टेलिंग है, उसी पे मैं कॉन्सेंट्रेट करता था, करते रहे। तो जब तक यहाँ तक कि मैं जब वापस आया हॉस्पिटल से तो मेरी फैमिली अपने अपने कामों में बिजी रह गई जी जी। तो डॉक्टर्स ने मुझसे कहा था कि आप 6 महीने तक चल भी नहीं पाओगे, ओहो, इस सीढ़ी उतर के आप नीचे भी नहीं आ पाओगे जी जी। आप विश्वास नहीं करेंगी, 6 महीने में मैं स्टेज पर बदतमीज दिल गाने पे डांस कर रहा था। ओहो, जी। इसका रीजन क्या था जी जी, कि मैंने अपने आप को बिजी रखा था हाँ। तो बिजी कैसे रखा, स्टार्टिंग से ही 1 हफ्ते के बाद ही मैंने अपना लैपटॉप खोला जी जी। सिर्फ 15 मिनट बैठता था मैं, लेकिन वो 15 मिनट कुछ ना कुछ करता, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में तल्लीन रहता जी जी जी। और उसके बाद धीरे धीरे ऑनलाइन सेशंस में मैं करने लगा जी जी। फिर जब थोड़ी और ताकत बढ़ी, थोड़ी हौसला अफजाई हुई तो ऑफलाइन सेशंस में जाने लगा, इंस्पिरेशनल टॉक्स मैंने करने लगी जी। और इस दौरान मैंने 2 किताबें मैंने लिखी। अच्छा माशाल्लाह। जो और दोनों ही रिकवरी के बाद, रिकवरी के बाद और दोनों ही ये है कैंसर रिलेटेड। ये जो है एक दादा और एक नाना और एक उसकी नवासी की कहानी है, जिसमें नाना को कैंसर होता है और नवासी कैसे उनको उस गिरफ्त से बाहर निकालती है, ये कितना हौसला उनको देती है, कैसे हौसला देती है ये। और ये है कोपिंग मैकेनिज्म्स कि कैंसर हो या कोई भी मुश्किलात हो उसमें आप कैसे कोप कर सकते हैं, सिंपल सी स्ट्रैटेजीज हैं जी हाँ जी। तो वो मैंने 11 स्ट्रैटेजीज पे मैंने डिस्कस की है और दोनों ही किताबें अमेज़न बेस्ट सेलर्स रही हैं और लोगों को काफी पसंद आई है जी हाँ। जाहिर बात है पसंद आई ही होगी क्योंकि आपने एतमाद के साथ लिखी। अच्छा रामेंद्र जी आप ये बताइए कि आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं उनको सबसे ज्यादा मेरी जो करीब की जो मेरी सोच है जी, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो आपका सबसे बड़ा खजाना है जी जी, वो बैंक बैलेंस नहीं है जी, ना मकान है ना आलीशान गाड़ी है, वो है रिश्ते। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है जी जी हाँ, तो रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिए। एक मेरा कॉन्सेप्ट है, आपने एटीएम सुना होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन एनी टाइम मनी, तो मैंने एक कार्ड बनाया है, इंट्रोड्यूस किया है, वो है एनी टाइम मेमोरी कार्ड।
ओहो। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप मेमोरीज क्रिएट कीजिए आपके चाहने वालों के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके माता पिता के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ मेमोरीज क्रिएट कीजिए। और ये मेमोरीज आप कैसे क्रिएट करेंगे? कुछ नहीं, आप बरसात में एंजॉय कर रहे हैं, स्क्रैबल खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं, इस तरह की मेमोरीज आप क्रिएट करके आपका जो एटीएम कार्ड है ना उसको आप बढ़ाते रहिए। और ये कार्ड की खासियत ये है, आप ये ना फट सकता है, ना आप इसको खो सकते हैं, ना ये हैक हो सकता है, ना चोरी हो सकता है, और ना ही एक्सपायर हो सकता है। एग्जैक्टली, ना एक्सपायर हो सकता है। और चाहे शेयर मार्केट का कोई भी हलचल रहे, ये जो कार्ड है इसकी कीमत बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि ये इसकी कोई कीमत ही नहीं है, प्राइसलेस है। जी हाँ। तो आप इस कार्ड में इन्वेस्ट कीजिए, रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कीजिए। मैं अपने जो दर्शक हैं आपके, उन सबको मैं यही कहूंगा कि एटीएम कार्ड में इन्वेस्ट कीजिए, वर्तमान में रहिए, हर पल को एंजॉय कीजिए। रामेंद्र जी, हमारे नाजरीन को आपकी वो नज़्म सुनाइए, मैं और मेरा कैंसर। मैं और मेरा कैंसर। मैं और मेरा कैंसर अक्सर ये बातें करते हैं, तुम न होते तो ऐसा होता, तुम न होते तो वैसा होता। न रेडिएशन का यूं तोड़ना, न कीमो का निचोड़ना, न सर्जरी की दहशत, न स्कैन्स की परेशानी, हर ओर एक काली स्याही, एक अजब सी हैरानी। मैं और मेरा कैंसर अक्सर ये बातें करते हैं, तुम न होते तो ऐसा होता, तुम न होते तो वैसा होता। पर कैंसर, तुम न होते तो मैं हंसता नहीं इतना, हर पल को गले लगाकर मैं जीता नहीं इतना। रिश्तों की भी शायद सही पहचान नहीं होती, मेरे दिल में सदा खिलती ये मुस्कान नहीं होती। यूं हालातों से लड़ने की हिम्मत नहीं होती, अपनों को हिम्मत देने की ये ताकत नहीं होती। कैंसर, तुमने मुझको खुद से मिला दिया, विष में घोलकर ही सही जैसे अमृत पिला दिया। तुम न होते तो अब इतना मस्त नहीं रहता, कल की फिक्र में आज को मसल देता। मैं यूं ही पड़ा रहता, जिंदगी भी पड़ी रहती, जिंदगी लंबी तो होती पर बड़ी नहीं रहती, बड़ी नहीं रहती।